हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 84 सॉल्व करेंगे। इसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं किस तरह के हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण में कहा गया है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो हमें कूट की सहायता से इसका आंसर देना है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है या सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। तो कैसे है एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, जो यहाँ पे कारण कहा गया है, ठीक है, कारण में कहा गया तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो क्योंकि जो तितलियां होती हैं वो अनियत तापी प्राणी या हम कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इनको रहने के लिए जो है उष्ण एवं गर्म जो जलवायु होते हैं, तो ऐसे ही क्षेत्र जो है वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पे कथन में कहा गया है उष्णकटिबंधीय देशों में या क्षेत्रों में तितलियां जो है उनकी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती हैं, क्योंकि ये इनके लिए सर्वश्रेष्ठ जो है इन्वायरमेंट होता है, इनके लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। दूसरा यहाँ पे है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि देखिए कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। 12 डिग्री सेल्सियस से अगर जैसे ही कम तापमान होने लग जाता है, तितलियों की उड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब वो उड़ नहीं पाती हैं। ओवरऑल अगर देखें तो वो उड़ान नहीं भर सकती हैं, तो इसलिए ये कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वासस्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो हमें ये बताना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है कि इन चारों कथनों में से 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 4 सही है, 3 तथा 4 सही है या 2 तथा 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 तथा 4 सही है। तो एक बार कथन को देख लेते हैं। देखिए, इसमें 3 तथा 4 इसमें करेक्ट बताया गया है, क्योंकि इसमें देखिए जो पक्षी हैं उनकी जनसंख्या का, उनकी जो भारत में आबादी है पक्षियों की, उनमें मतलब भारत में जो अगर इंसानों की आबादी देखा जाए तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अगर पक्षियों की संख्या देखी जाए तो उसमें गिरावट हो रही है। इसका रीज़न ये है कि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। उनका वास स्थान क्या है? पेड़ पौधे हैं, जंगल है, यही सब है, क्योंकि अधिकांशतः जो पक्षी होते हैं वो पेड़ पौधों में ही रहते हैं। ठीक है, तो यही उनका वास स्थान है और पेड़ पौधों की, वृक्षों की इतनी तेज़ी से कटाई हो रही है, तो जिस वजह से जो है पक्षियों के वास स्थान की कटने की वजह से ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा है कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक जो है, और ये मच्छर भगाने वाली जो दवाइयाँ आप देखते होंगे कि कितनी बड़े पैमाने पे इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इफ़ेक्ट डालते हैं पक्षियों की जीवन पर। ठीक, तो ये दोनों बड़े रीज़न हैं जो पक्षियों की संख्या को घटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 3 यहाँ पे कथन दिए गए हैं। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। उसके बाद इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो हमें इन तीनों कथनों में बताना है कि सिक्किम से संबंधित कौन सा सही है। 1 सही है, 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3 सही है या तीनों सही है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 तथा मतलब यहाँ पे तीनों सही हैं। 1 2 3 तीनों ही यहाँ पे सही हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, ठीक है, तो 10 मई 1975 को जो सिक्किम अलग से था वो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, 22वां प्रदेश ये बन गया था सिक्किम। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये पहला वाला तो एकदम कथन एकदम करेक्ट है। ठीक है, 10 मई 1975। फिर दूसरे में कहा गया है कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी हिमालय के जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में सिक्किम आता है ना, तो जो कि जैव विविधता के लिए परिपूर्ण माना जाता है, तो इस वजह से ये जो है जो वनस्पति शास्त्री उनके लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि अधिकांश चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं।
उसके अलावा फिर तीसरा वाला जो यहाँ पे कथन है, इसमें कहा गया यहाँ के मुख्य निवासी लेपचा हैं। तो जो सिक्किम के जो मुख्य निवासी हैं उनमें लेपचा आते हैं, लेपचा तो मुख्य निवासी हैं। इसके अलावा जो सिक्किम में रहते हैं भूटिया हैं, नेपाली लोग भी इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में या पुडुचेरी में। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी, ठीक है, ये गुजरात प्रांत के जो जामनगर है, गुजरात प्रांत में है जामनगर, वहाँ पे ये स्थित है। इस केंद्र का जो उद्देश्य था, मुख्य इसका मेनली जो उद्देश्य था वो समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जो जैव विविधता है उसको सुरक्षित करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शंस हैं एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या थर्मोक्लाइन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन जो है वो किसी भी जल में घनत्व की जो प्रवणता है उसको दर्शाने का काम करती है, ठीक है। तो घनत्व प्रवणता को दर्शाने का काम पिक्नोक्लाइन है। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, जिनमें हेलोक्लाइन है। हेलोक्लाइन जो है ये जल निकाय में मेनली जल में जो लवणता है, ठीक है, सॉल्ट, लवणता को ये प्रदर्शित करती है, लवणता प्रवणता को ये प्रदर्शित करती है। इसके अलावा जो थर्मोक्लाइन है ये जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में जब जैसे जैसे गहराई में जाते हैं और टेम्परेचर में चेंज होता जाता है वो थर्मोक्लाइन, उसके मतलब थर्मोक्लाइन के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी जिसे डीप इकोलॉजी कहते हैं इस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है E.P. ओडम ने, C. रोंकियर ने, F.E. क्लीमेंट्स ने या अर्ने नेसेस ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्ने नेसेस ने। अर्ने नेसेस जो है इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि जो गहन परिस्थिति और डीप इकोलॉजी शब्द है उसका इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। अर्ने नेसेस ने 1973 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। मेनली अगर देखें कि डीप इकोलॉजी है क्या, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय एक दर्शन है, ठीक है। डीप जो इकोलॉजी है ये पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दर्शन है जो कि जीवित प्राणी जितने भी हैं उनके अंतर्निहित मूल्यों का बढ़ावा देती है, ठीक है। मेनली इसमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तालाब एवं दलदल, ठीक है। स्वच्छ जल जो स्थिर जल के आवास में, मतलब स्थिर जल के जो आवास है इसमें लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। स्थिर जल जो है जितने भी वो लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। उनमें स्वच्छ जल समुदाय भी आएंगे। तो कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी का जो है फ्रेंड नहीं है, तो कौन है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये मतलब कि ये जो है इसको पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। ये जिस जगह पे लगाया जाता है उससे काफ़ी जो है दूरी के एरिया का पानी जो है ये सोख लेता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, यूकेलिप्टस के पेड़ जितनी तेज़ी से जो है जो भूमि का जो पानी है उसको सोखता है उतनी तेज़ी से इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। तो इसी वजह से इसको जो है पारिस्थितिकी का शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। कौन? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ठीक है। इसमें व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक ये इसके पार्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा? समर्थन के अंतर्गत इन जो चारों ऑप्शंस में सेवाएं दी गई उनमें से कौन सी एक है? तो देखिएगा, इसमें खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषण चक्रण और फसल परागण,
विविधता अनुरक्षण। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोषण चक्रण और फसल परागण। पोषण चक्रण और फसल परागण, ये जो है यहाँ पे देखिएगा मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की जो यहाँ पे इनमें जो कई वर्गों में जो बटा है, तो इनमें एक वर्ग जो समर्थन है, समर्थन के अंतर्गत आता है पोषण चक्रण और फसल परागण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम या फिर निकेत। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा, ये पारिस्थितिकीय पदछाप के अंतर्गत आता है कि वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। तभी आप कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए। ठीक है, तो जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक होती है उसी को ही हम पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ठीक है, तो इसी में ही मतलब वही मनुष्यों के द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन है उनका मापन कि कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।